दोस्तों, जनगणना में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी थी, जो गांव-गांव जाकर जनगणना कर रहे थे। उसी जनगणना के दौरान एक ऐसी घटना होती है, जिससे दो जिंदगियों की किस्मत हमेशा के लिए बदल जाती है। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। बात है 22 मई 2026 की। शहडोल के एक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक अभिषेक की जनगणना में ड्यूटी लगती है। उनकी उम्र तकरीबन 32 साल थी। वह अपने काम के प्रति बेहद ही ईमानदार थे। सुबह 7 बजे ही बैग में सारे जरूरी कागजात रखकर घर से निकल जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि दोपहर होने से पहले गांव का काम खत्म कर लेंगे, लेकिन उस दिन उनके साथ ड्यूटी करने वाले कर्मचारी छुट्टी पर गए हुए थे। इसलिए पूरा काम अकेले अध्यापक को ही करना पड़ा था। सुबह से लेकर शाम के 4 बज चुके थे। तेज धूप, भूख, प्यास ने उनका बुरा हाल कर दिया था। दर्जनों घरों में गए, लेकिन किसी ने एक गिलास पानी तक नहीं पूछा। हर कोई जल्दी जल्दी जानकारी देकर दरवाजा बंद कर लेता था। थके हुए अभिषेक ने सोचा कि बस गांव के बाहर बने आखिरी मकान का सर्वे कर कर वो घर लौट जाएंगे। वह धीरे धीरे उस मकान तक पहुंचे। वह मकान मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत टीन का और दरवाजा टूटा हुआ था। वहां जाकर उन्होंने आवाज लगाई तो अंदर से एक महिला की आवाज आती है। वो महिला बोलती है, कौन है? घर में कोई नहीं है। अभिषेक ने कहा, घबराइए मत, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, जनगणना के सर्वे के लिए आया हूँ। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। सामने करीब 26 साल की बहुत ही खूबसूरत लेकिन साधारण और बेहद शांत चेहरे वाली महिला खड़ी थी। उसका नाम कविता था। उसके साथ 3 साल का छोटा आरव भी था, जो अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए था। कविता ने झिझकते हुए कहा, आइए सर, अंदर आ जाइए। अभिषेक जी अंदर गए तो घर में कुर्सी थी ही नहीं, केवल एक पुराना तख्त था। अभिषेक जी उसी पर बैठ गए और फॉर्म भरना शुरू किया। अभिषेक जी धीरे धीरे नाम, पता, उम्र सब पूछने लगे। जब पति का नाम पूछा तो कविता कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें भर आई। वो धीरे से बोली, 3 साल पहले उनका निधन हो गया। अभिषेक ने सिर झुका लिया। उन्होंने फिर आगे पूछा, घर में और कौन कौन रहता है? वो बोलती है, बस मैं और मेरा बेटा आरव। सास ससुर हैं, वो गांव में अलग रहते हैं। फार्म भरते भरते अभिषेक ने देखा कि घर में गरीबी साफ दिखाई दे रही थी। एक कोने में टूटा हुआ चूल्हा, कुछ पुराने बर्तन और खाली डिब्बे पड़े हुए थे। इतने में कविता बोली, सर, क्या इस सर्वे से कोई सरकारी मदद मिलेगी? अभिषेक ने समझाया, नहीं, यह सिर्फ मकानों का सर्वे है, बाद में जनगणना होगी। कविता ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कुछ देर बाद उसने पूछा, सर, पानी पिएंगे क्या? सुबह से प्यासे अभिषेक के सूखे होंठ जैसे उसी सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। कविता अंदर गई। कुछ क्षण बाद पानी का गिलास लेकर लौटी, लेकिन जैसे ही अभिषेक गिलास उठाने लगे, कविता ने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, सर, एक बात कहनी थी। अभिषेक ने पूछा, हाँ हाँ, बताइए, क्या बात है? कविता बोली, मैं छोटी जाति से हूँ, बाद में आपको बुरा न लगे इसलिए पहले बता रही हूँ। अगर चाहें तो मैं दूसरा इंतजाम भी कर सकती हूँ। इतना सुनकर अभिषेक मुस्कुरा दिए। उन्होंने गिलास हाथ में लिया और बोले, इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। सुबह से दर्जनों घरों में गया हूँ, किसी ने पानी तक नहीं पूछा, और तुमने बिना जान पहचान के मुझे सम्मान दिया। मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। इतना कहकर उन्होंने पूरा गिलास एक ही सांस में खाली कर दिया। कविता की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई दिया। वह बोली, सर, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तो अभिषेक ने मना कर दिया, लेकिन कविता नहीं मानी। वो गई अंदर और लकड़ी के चूल्हे पर आग जलाने लगी, और घर में दूध भी नहीं था, इसलिए उसने नींबू की चाय बनाकर ले आई। जब अभिषेक ने पहला घूंट लिया तो ऐसा लगा जैसे सारी थकान पल भर में उतर गई हो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सच कहूँ तो सुबह से इतना सुकून अब मिला है। कविता भी मुस्कुराने लगी। फिर बोली, अगर 2 मिनट रुक जाएं तो कुछ खाने के लिए भी बना देती हूँ। अभिषेक ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, रहने दो, पहले ही बहुत तकलीफ कर चुकी हो। तो कविता बोली, घर में 2 अंडे हैं, अगर आप खाते हो तो आमलेट बनाकर ले आती हूँ। आमलेट का नाम सुनकर अभिषेक मुस्कुरा पड़े। ठीक है, अगर तुम्हें परेशानी न हो तो बना दो। कुछ ही देर बाद 2 अंडों का साधारण सा आमलेट तैयार हुआ। अभिषेक ने पहला निवाला खाया तो उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी 5 सितारा होटल का खाना उसके सामने फीका है। उस भोजन में जो स्वाद था वो तो था ही,
ज़्यादातर अपनापन था। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कविता ने बस मुस्कुराकर हाथ जोड़ लिए। आमलेट और चाय खत्म करने के बाद अभिषेक ने अपना बैग उठाया और बाहर निकले। कविता अपने बेटे आरव को गोद में लिए दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई। उसने नमस्ते किया तो अभिषेक मुस्कुराए और बोले, खुश रहो, और अगर कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो भगवान सब ठीक करेगा। इतना कहकर वह अपनी बाइक पर बैठ गए, लेकिन रास्ते भर उनके मन में वही घर घूमता रहा। सुबह से जिन जिन घरों में गए थे वहां किसी ने उन्हें बैठने तक के लिए नहीं कहा था, मगर एक गरीब बेसहारा विधवा ने अपने घर का आखिरी अंडा भी उनके सामने रख दिया। अभिषेक यही सब सोच रहे थे, जिसके घर में खुद खाने को नहीं है उसने मेरे लिए इतना सब कुछ कर दिया, और जिनके घरों में सब कुछ था उन्होंने पानी तक नहीं पूछा। उस रात वह देर तक सो नहीं सके। उन्हें बार बार कविता और उसके मासूम बेटे आरव का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था। अगले 4 दिनों तक उन्होंने अपनी जनगणना की ड्यूटी पूरी की। जब सर्वे खत्म हुआ तो उन्होंने सारी रिपोर्ट जमा कर दी, लेकिन अब उनके मन में एक ही बात चल रही थी, कविता ने मेरे लिए इतना किया, क्या मेरा भी कोई फर्ज नहीं बनता? अगले ही दिन वह बाजार पहुंचते हैं। वहां से एक नया गैस सिलेंडर, चूल्हा खरीदे। 1 महीने का राशन, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, मतलब जो भी आवश्यकता की चीज़ें थीं, वह सब उन्होंने खरीदा। फिर बच्चों की दुकान पर पहुंचे। वहां से आरव के लिए रंग बिरंगे खिलौने, 2 जोड़ी अच्छे कपड़े भी लिए, कुछ मिठाइयाँ और फल भी रखवा लिए। जब सारी खरीदारी पूरी हुई तो वह सब सारा सामान अपनी गाड़ी में भर लिए, और भरने के बाद शाम को वह सीधे कविता के घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही कविता ने उन्हें पहचान लिया। कविता ने कहा, सर आप इस समय आइए। लेकिन जैसे ही उन्हें गाड़ी की तरफ देखा वह हैरान रह गई। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोले, थोड़ी सी खरीदारी है तुम्हारे लिए। कविता कुछ समझ पाती उससे पहले ही अभिषेक एक एक सामान उठा करके उनके घर के अंदर रख देते हैं। कुछ ही मिनटों में वह छोटा सा कमरा सामान से भर गया। आरव जैसे ही खिलौनों तक पहुंचा उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उछल उछल कर खेलने लगा। उसकी हंसी सुनकर कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिषेक घबरा गए। अभिषेक ने कहा, अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? कविता रोते हुए बोली, सर मैंने अपनी जिंदगी में इतना सामान पहली बार एक साथ देख रही हूँ। वह एक एक सामान को हाथ लगाकर देख रही थी। हमारे घर में कभी तेल होता था तो नमक नहीं, नमक होता था तो आटा खत्म हो जाता था, लेकिन आज आपने पूरा घर भर दिया। अभिषेक ने धीरे से कहा, ये कोई एहसान नहीं है कविता। उस दिन तुमने जो मुझे अपनापन दिया था उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। कविता कुछ नहीं बोली, बस हाथ जोड़कर खड़ी रही। अभिषेक ने तुरंत उसके हाथ नीचे करते हुए कहा, ऐसा मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने में आरव दौड़ता हुआ आया। उसने एक कार अभिषेक के हाथ में देते हुए पूछा, अंकल आपके पास भी ऐसी गाड़ी है क्या? तो अभिषेक हंस पड़े। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, लेकिन अगली बार तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी वाली लेकर आऊंगा। आरव खुशी से उनके गले लग गया। यह पहला मौका था जब किसी बच्चे ने उन्हें इतने अपनापन से गले लगाया था। कविता यह दृश्य देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर बोली, सर रुकिए, चाय पीकर ही जाइएगा। अभिषेक ने कहा, अरे नहीं, अभी तो बहुत काम है। लेकिन कविता नहीं मानी। वो अंदर गई। इस बार उसने नए गैस चूल्हे पर पहली बार चाय बनाई। चाय बनाते समय उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर अभिषेक का दिल भर आया। वह बार बार गैस के चूल्हे को देखकर मुस्कुरा रही थी। सर जिंदगी में पहली बार मेरे घर गैस जली है, यह कहकर वो रोने लगी। यह सुनकर अभिषेक कुछ पल के लिए चुप हो गए। चाय तैयार हुई। दोनों साथ बैठकर चाय पिए। तीनों पहली बार एक परिवार की तरह साथ बैठकर चाय पिए थे। अभिषेक ने अपना मोबाइल नंबर एक कागज पर लिखकर कविता को दिया और कहा, जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो एक बार फोन जरूर कर देना। कविता ने वह कागज ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई अनमोल चीज हो। अब अभिषेक वापस जाने लगे, लेकिन उन्हें खुद भी महसूस नहीं हुआ कि वह अपना दिल वहीं छोड़कर जा रहे हैं। और उधर कविता भी दरवाजे पर काफी देर तक उन्हें जाता हुआ देखती रही, निहारती रही। उसके मन में पहली बार किसी के लिए सम्मान से बढ़कर एक नया एहसास जन्म ले चुका था। उस दिन के बाद अभिषेक की जिंदगी जैसे बदल गई। एक दिन अभिषेक ने पूछा, कविता तुम्हारे पति की मौत आखिर हुई कैसे? कविता कुछ देर चुप रही। उसकी आंखें भर आई। फिर धीरे से बोली, वो सोफा और गद्दे बनाने का काम करते थे।
एक दिन तेज धूप में लगातार काम करते रहे। शाम को घर आए तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। उस समय आरव सिर्फ 5 दिन का था। फिर अभिषेक ने पूछा उसके बाद, तो बोली उसके बाद सब बदल गया। कविता की आवाज़ कांपने लगी। शुरू शुरू में सास ससुर साथ थे, लेकिन कुछ महीनों बाद उन्होंने भी दूरी बना ली। फिर उन्होंने अपने रिश्ते में एक लड़के से मेरी शादी कराने की कोशिश की, लेकिन वो शराब पीता था, लड़ाई झगड़ा करता था, उसकी नज़र भी ठीक नहीं थी। मैंने साफ मना कर दिया। उसी दिन से उन्होंने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया और वो अलग रहने लगे। कुछ देर तक तो दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर अभिषेक को कविता की तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। फिर अभिषेक ने कहा, तुम अभी सिर्फ 26 साल की हो, पूरी जिंदगी पड़ी है, क्या कभी दोबारा शादी के बारे में नहीं सोचा? कविता हल्का सा मुस्कुराई, मेरे जैसे गरीब विधवा से कौन शादी करेगा? तो अभिषेक ने कहा, और अगर कोई करना चाहे तो? कविता ने उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें कुछ पल के लिए एक दूसरे से मिली, लेकिन अगले ही पल दोनों ने नज़रें झुका ली। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। उस दिन अभिषेक जब घर लौटे तो पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अब यह रिश्ता सिर्फ इंसानियत तक सीमित नहीं रह गया है। उधर कविता भी सारी रात सो नहीं सकी। उसे बार बार अभिषेक की बातें याद आ रही थी। 2 दिन बाद अभिषेक फिर उसके घर पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर अलग ही उत्साह था। कविता, मैं 3-4 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहा हूँ। तो कविता ने पूछा, कहाँ? तो अभिषेक ने कहा, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है डलहौजी। वहाँ पहाड़ है, ठंडी हवा है, झरने हैं और बर्फ भी देखने को मिलती है। कविता की आंखें चमक उठी। कविता ने कहा, सचमुच वहाँ बर्फ पड़ती है? तो अभिषेक ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सफ़ेद बर्फ, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक ही बर्फ है। कविता कुछ पल तक तो चुप रही। उसने जिंदगी में कभी गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा था। पहाड़, बर्फ, झरने, यह सब उसने सिर्फ टीवी में देखा था। अभिषेक मुस्कुराते हुए बोले, अगर मौका मिले तो क्या तुम चलोगी मेरे साथ? कविता ने तुरंत सिर झुका लिया। उसने कहा, मैं? नहीं सर, मेरी इतनी किस्मत कहाँ। तो अभिषेक ने कहा, क्यों? तो कविता बोली, लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, मेरे सास ससुर तो मुझे जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। अभिषेक हंस पड़ा। उन्होंने कहा, लोगों का काम है कहना। लेकिन कविता गंभीर थी, आपकी बदनामी हो जाएगी। अभिषेक ने कहा, अगर मुझे उसकी परवाह होती तो मैं आज यहाँ रोज नहीं आता। यह सुनकर कविता चुप हो गई। उस दिन अभिषेक चले गए, लेकिन शाम को उनका फोन आया। काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। बातों बातों में कविता ने धीमी आवाज में पूछा, अगर मैं सच में चलना चाहूँ तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? अभिषेक बिना एक पल गंवाए बोले, हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं। तो कविता बोली, लेकिन आपके घर वाले? तो अभिषेक ने कहा, उन्हें बाद में हम समझा लेंगे। कविता ने पूछा, और मेरे सास ससुर? तो अभिषेक ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का फैसला अब तुम्हें करना है, किसी और को नहीं। इसके बाद फोन कट गया, लेकिन उस रात दोनों की आंखों से नींद गायब थी। अगले 2 दिनों तक दोनों लगातार फोन पर बात करते रहे। आखिर उन्होंने तय कर लिया कि वे कुछ दिनों के लिए डलहौजी जाएंगे। अभिषेक ने अपने दोस्तों के साथ जाने का पुराना प्लान रद्द कर दिया। फिर उन्होंने कटनी रेलवे स्टेशन से चंडीगढ़ 2 टिकट बुक कराए। वहीं से बस पकड़कर उन्होंने डलहौजी जाना था। सफ़र की तारीख भी तय हो गई। कविता पहली बार अपने गांव से इतनी दूर जाने वाली थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सफ़र के बाद उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सफ़र का दिन आ चुका था। सुबह सुबह कविता ने अपने 3 साल के बेटे आरव को तैयार किया। एक छोटे से बैग में उसके कपड़े रखे, अपने 2-3 जोड़ी कपड़े एक पुराने बैग में डाले और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार यही डर लग रहा था कि कहीं रास्ते में कोई गांव वाला न देख ले। लेकिन किस्मत शायद आज उसके साथ थी। वह किसी तरह बस पकड़कर कटनी रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई। उधर अभिषेक भी समय से पहले स्टेशन पहुंच चुके थे। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अभिषेक और आरव ट्रेन का सफर करके हिमाचल पहुंच तो गए। वहां पहुंचने के बाद होटल लिया, वहीं सब सो गए। अगली सुबह कविता की आंख बहुत जल्दी खुल गई। उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो सामने बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दिए। ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया तो वह खुशी से मुस्कुरा उठी। उसने कहा, अभिषेक जी जल्दी उठिए, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अभिषेक और आरव भी उठ गए। तीनों तैयार हुए और एक टैक्सी बुक करके खज्जियार की ओर निकल पड़े। रास्ते भर कविता कभी पहाड़ों को देखती रही तो कभी झरनों को। हर मोड़ पर उसकी खुशी बढ़ती ही जा रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जाकर रुकी। जैसे ही कविता ने बर्फ पर पहला
जैसे ही कविता ने बर्फ पर पहला कदम रखा, उसकी आंखें खुशी से भर आई। वह बच्चों की तरह बर्फ उठाकर हवा में उछालने लगी। आरव तो मानो खुशी से पागल हो गया। वह बर्फ के गोले बनाकर कभी अपनी माँ पर फेंकता तो कभी अभिषेक पर। तीनों ने घंटों वहां घूमकर तस्वीरें खिंचवाई, गरम चाय पी और पहाड़ों की खूबसूरती का नज़ारा लिया, आनंद लिया। और और फिर शाम और फिर शाम तक वे होटल लौट आए। उस रात अभिषेक के पैरों में दर्द था। उन्होंने मजाक में कहा, लगता है आज तो बहुत ज़्यादा घूम लिए। कविता तुरंत बोली, रुकिए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। तो अभिषेक ने मना किया, अरे नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कविता नहीं मानी। वह उसके पैर दबाने शुरू कर दी। उसी समय रात करीब 10 बजे मोबाइल की घंटी बजती है। ट्रू कॉलर पर इंस्पेक्टर राजेश चौहान का नाम शो हो रहा था। अभिषेक ने फ़ोन उठाया तो उधर से आवाज़ आई, हेलो अभिषेक जी, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आप कहाँ हैं? यहाँ आपके खिलाफ शिकायत आई है। कविता के सास ससुर का आरोप है कि आप उनकी बहू को बहला फुसला कर भगा ले गए हैं। अभिषेक शांत स्वर में बोले, सर मैं किसी को क्या भगा कर ले आऊँगा? कविता अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। फिर इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन गांव में बहुत हंगामा हो रहा है। आप 2 दिन के अंदर वापस आ जाइए। तो अभिषेक बोले, जी सर, हम जल्दी ही लौट रहे हैं। यही कहकर फोन कट गया। कविता घबराई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कविता ने कहा, मैंने कहा था ना, यही होगा, मेरी वजह से आपकी बदनामी हो गई। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर इंसान सच्चा हो तो बदनामी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। कविता बोली, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अभिषेक मुस्कुराए, कुछ नहीं होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, अगर कोई पूछे तो सच बता देना कि तुम अपनी मर्जी से आई थी। कविता ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ क्यों बोलूं? मैं सच में आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर अभिषेक कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, सच कहूँ, मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। दोनों की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं, अपनापन था। अगले दिन वे वापस लौट पड़े। कटनी पहुंचते ही वे सीधे थाने पहुंचे। वहां इंस्पेक्टर राजेश चौहान पहले से मौजूद थे। कुछ ही देर में कविता के सास ससुर और अभिषेक के माता पिता वहां पहुंच गए। थाने में काफी देर तक बहस होती रही। कविता के सास ससुर बोले, इसने हमारी बहू को बहकाया है। तो अभिषेक के माता पिता भी नाराज थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा किसी बड़े घर की लड़की से शादी करेगा। लेकिन अभिषेक ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। कविता अपनी इच्छा से मेरे साथ गई थी। उसने मुझे इंसानियत दी थी और आज मैं उसे सम्मान देना चाहता हूँ। अगर वह तैयार है तो मैं उसी से शादी करूँगा। इंस्पेक्टर ने कविता से पूछा, बेटी तुम्हारा फैसला क्या है? कविता बिना डरे बोली, मैं अपनी मर्जी से गई थी और अपनी मर्जी से ही अभिषेक जी के साथ शादी करना चाहती हूँ। थाने में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर ने दोनों परिवारों की तरफ देखा और बोले, दोनों बालिग हैं, दोनों अपनी इच्छा से शादी करना चाहते हैं, तो कानून भी इसकी इजाज़त देती है। इसलिए अब किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। काफ़ी देर समझाने के बाद माहौल शांत हुआ। उसी दिन थाने के पास स्थित एक छोटे से मंदिर में अभिषेक ने भगवान के सामने कविता की मांग में सिंदूर भर दिया। आरव खुशी से ताली बजाने लगा। उसने मासूमियत से कहा, अब मेरे पापा आ गए। यह सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार भी धीरे धीरे मान गए। फिर शुभ मुहूर्त में पूरे रीति रिवाज के साथ उनकी शादी हुई। कविता को सिर्फ एक जीवन साथी ही नहीं मिला, बल्कि अपने बेटे के लिए एक सच्चा पिता भी मिल गया। और अभिषेक को समझ आ गया कि असली प्रेम सुंदर चेहरे से नहीं बल्कि सुंदर व्यवहार से जन्म लेता है। उसी इंसानियत ने आखिरकार दो बिखरी हुई जिंदगियों को हमेशा के लिए एक कर दिया। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।